जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने विश्व जनसंख्या वितरण प्रतिरूप को देखा, साथ ही साथ हमने जनसंख्या घनत्व को समझा। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा जाए तो इसे हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। एक तो भौतिक कारक होता है, दूसरा आर्थिक कारक होता है, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, चौथा राजनीतिक कारक। अब इन कारकों में जो भौतिक कारक हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक को कई भागों में बांट करके हम देख सकते हैं कि भौतिक कारक वो कौन कौन से कारक हैं, भौतिक कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसमें से जो सबसे पहला कारक है, हम देख रहे हैं जल की उपलब्धता। यानी कि विश्व में जहाँ पर जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या का बसाव उन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है जहाँ पर प्राचीन समय से ही जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती थी, क्योंकि जल मानव जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ है और जल के बिना मानव जीवन की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। हम अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो चाहे सिंधु घाटी सभ्यता रही हो, चाहे गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र रहा हो, मिस्र की सभ्यता रही हो जो कि नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, दजला फरात में नदी के किनारे बसने वाली सभ्यताएं, और भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो प्राचीन जितने भी आप शहरों को देखेंगे वो सारे शहर कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी या ऐसे जल के तटों के पर अवस्थित थे जिससे मानव जीवन को आसानी से जल उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है भौतिक कारक के अंतर्गत उच्चावच। उच्चावच जो ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उच्चावच के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पठार हैं, साथ ही साथ घाटियां हैं, इसके अतिरिक्त उबड़ खाबड़ भूमियां हैं और समतल मैदान। ये सारी अवसंरचनाएं हमारी धरातल पर पाई जाती हैं। अब ऐसी संरचनाओं में जैसे उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जो भूमि की ढाल है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी तीव्र होता है और यहाँ पर जनसंख्या जो है बसने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए उतना व्यवस्थित रूप नहीं दे पाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो मिट्टियाँ भी पाई जाएंगी उसका अधिक अपरदन होगा, उसकी सतहें पतली होंगी, भूमि के लिए अनुपयुक्त होती हैं, परिवहन साधनों की कमी होती है और मानव जीवन के लिए कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में, इसी तरह पठारी क्षेत्रों में भी और घाटियों में भी, ऊबड़ खाबड़ भूमियों में भी ये सब स्थान मानव के विकास में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मानव जो समतल भूमि होती है, समतल भूमि पर बसना ज़्यादा पसंद करता है और वैश्विक पैटर्न में हमने देखा कि जहाँ पर समतलीकृत मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर मानव का बसाव ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं। यहाँ निवास, कृषि तथा उद्योगों के लिए सपाट भूमि होती है, परिवहन के साधनों के आवागमन के लिए इसका उचित विकास किया जाता है। इसलिए ये मानव जीवन के लिए, जहाँ पर मनुष्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ ही साथ अपना सर्वांगीण विकास कर सके, ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध होने की वजह से मानव पर्वतों,
पठारों, घाटियों, ऊबड़ खाबड़ भूमियों की तुलना में समतल मैदानी क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि कार्य के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है, पर्याप्त जलापूर्ति के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, परिवहन के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, आवागमन के साधन होते हैं, यानी कि मानव जीवन के विकास में वो सारी तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं जो उनके विकास को के लिए जरूरी होते हैं। अगला है जलवायु। नेक्स्ट, जलवायु जनसंख्या को निर्धारित करने वाला जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है हमारा जलवायु। इस जलवायु के अंतर्गत जो है मनुष्य तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता की जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उन्हीं परिस्थितियों में वो रहना पसंद करता है। यानी कि जो चरम जलवायु होती है, जैसे रेगिस्तान का क्षेत्र हो गया, उदाहरण के रूप में सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, वहाँ पर दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तथा रात्रि में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है और उन जगहों पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। मनुष्य जो जहाँ प्रायः जो सम जलवायु की दशाएं होती हैं वो जनसंख्या को ज़्यादातर प्रोत्साहित करती हैं। अत्यंत ठंडे और अत्यंत गर्म या शुष्क क्षेत्र जो होते हैं वो जलवायु के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं और वो जनसंख्या को आकर्षित भी नहीं करते, यानी कि वहाँ पर मानव रहना पसंद नहीं करता। जैसे अति एक्सट्रीम क्लाइमेट के संदर्भ में उष्ण मरुस्थल हो सकते हैं, ठंडे क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, इसमें अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग, साइबेरिया का जो अत्यंत ठंडा इलाका है वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। दक्षिण ध्रुव के आसपास देखेंगे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो पूर्णतः जनविहीन है। मध्य अक्षांशों में अगर जाएं तो जो गोबी का मरुस्थल है, शीत और शुष्क जलवायु के कारण वहाँ पे भी मानव जीवन बहुत कम ही पाया जाता है। इसी तरह देखते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होने के साथ साथ वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे क्लाइमेट में व्यक्ति मलेरिया, पीलिया, पेचिश जैसे बीमारियों लगातार फैलती रहती हैं और घने वनों के कारण वहाँ पे जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। जैसे अफ्रीका का जो जायरे बेसिन है, दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन है, इस प्रकार के क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते। जो अनुकूल जलवायु है, अनुकूल जलवायु के कारण जैसे मानसून एशिया हो गया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं। तो क्लाइमेट कहीं ना कहीं मानव जीवन और उसके निवास को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जहाँ पर चरम जलवायु होगी वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। जो वैसी जलवायु जो मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करें उन क्षेत्रों में मनुष्य रहना अधिक पसंद करता है। नेक्स्ट है मिट्टी। मिट्टी देखेंगे तो उपजाऊ मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, उपजाऊ जहाँ पे मिट्टियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर सफल कृषि का कार्य किया जाता है, यानी कृषि कार्य के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इन क्षेत्रों में अगर देखेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या का जो घनत्व है उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है। जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी, ह्वांगहो नदी, मिसिसिपी नदी, इन नदियों की घाटियों में जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता के साथ ही साथ उर्वरक मिट्टी भी पाई जाती है। कहा भी जाता है कि जो नदी घाटियाँ होती हैं, नदी घाटियों को क्या कहा जाता है, सभ्यता का पालना भी माना गया है। और इन क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जल की उपलब्धता होती है, वहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत ज़्यादा होता है। अगर इंडोनेशिया का जावा द्वीप देखें तो जावा द्वीप में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसी कारण से वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। वहीं साथ ही में लगा हुआ जो सुमात्रा है वहाँ पे मिट्टी उतना उपजाऊ नहीं है। तो सुमात्रा में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो मिट्टी उपजाऊ ना होने की वजह से वहाँ पे जनसंख्या विरल पाई जाती है। भारत के संदर्भ में अगर देखते हैं तो भारत में अरावली के पश्चिम का क्षेत्र
जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पे मिट्टी उर्वरकता अच्छी नहीं है। झारखंड के कुछ भागों में भी अच्छी उपज वाली मिट्टी नहीं पाई जाती। तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या जो है कहीं ना कहीं विरल पाई जाती है। ये सब कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो कारक है वो आर्थिक कारक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं खनिज को। जो खनिज निक्षेप होते हैं इन क्षेत्रों में उद्योग का विकास होता है। खनन और औद्योगिक गतिविधियां जो है रोजगार उत्पन्न करती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में कुशल अर्धकुशल कर्मियों की अत्यधिक मांग होती है और धीरे धीरे इस पेटी में जनसंख्या का बसाव बढ़ता चला जाता है। जैसे देखेंगे अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, जो कटंगा है, जाम्बिया है, तो इस पेटी में तांबा का उत्पादन होता है। तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या धीरे धीरे इनका बसाव होता चला गया। उसके बाद भारत के संदर्भ में देखेंगे तो अगर खनिजों के संदर्भ में बात की जाए तो जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, इन सब क्षेत्रों में भी जनसंख्या का कहीं ना कहीं बसाव देखा जाता है। अगला है औद्योगिकरण। नेक्स्ट है नगरीकरण। नगरीकरण में लोग अपने बेहतर जीवन जीने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य और अच्छे रोजगार के चक्कर में शहरों में जाकर पलायन करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि जो नगरीकरण है वहाँ पर नगर जो है रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। शैक्षणिक सुविधाएं अच्छी होती हैं, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं अच्छी होती हैं, परिवहन और संचार के साधन बेहतर होते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाओं की होने की वजह से जो नगरीय जीवन होता है वो लोगों को आकर्षित करता है। लोग नगरों की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नगर जो है ये जनसंख्या के घनत्व को या जनसंख्या के लोगों के निवास को बढ़ावा देता है। विश्व के जितने भी बड़े नगर हैं वहाँ पर प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में वहाँ पे प्रवासी निरंतर आकर्षित होते हैं। भारत के नगरों में देखेंगे तो मुंबई में सबसे ज़्यादा जो है प्रवासी प्रतिवर्ष नगरों के संदर्भ में वहाँ पर लोग जाते हैं। अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जो औद्योगिक पेटियाँ होती हैं वो रोजगार का अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में ये लोगों को आकर्षित करते हैं। औद्योगिकरण में कारखानों में प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ, पंचम सारे क्रियाकलापों के लोग उसमें कार्य करते रहे होते हैं। जैसे कारखानों में जो श्रमिक के अलावा उसमें परिवहन चालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य लोग उन क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। जापान का अगर देखेंगे उदाहरण के रूप में, जापान में कोबे ओसाका प्रदेश, कोबे ओसाका प्रदेश, ये कहीं कहीं उद्योगों को औद्योगिकरण की वजह से लोगों को आकर्षित करता है। वहाँ पे जनसंख्या का बसाव बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। भारत के संदर्भ में देखेंगे औद्योगिकरण जहाँ जहाँ पे हुआ, जैसे आपका कानपुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, इसके अतिरिक्त मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, इन जगहों पर कहीं ना कहीं लोग औद्योगिकरण की वजह से अब रोजगार का अच्छा अवसर उपलब्ध होने की वजह से लोग पलायन किए हैं और उसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या का बसाव बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अतिरिक्त और भी कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, उन कारकों को देखते हैं। अगला कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक जैसे कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। तो ये कहीं ना कहीं जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करते हैं।
राजनीतिक कारकों में देखेंगे तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर राजनीतिक अशांति है, जहाँ पर सरकारें स्थिर अवस्था में नहीं हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता से संबंधित घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में लिया जाए तो जो फारस की खाड़ी का युद्ध हुआ, जायरे, इथोपिया, सूडान और चाड में जो गृह युद्ध होता रहा, वहीं रवांडा, श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ, हैती में जो सैनिक क्रांतियां हुई, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, जातीय विभेदन के आधार पर यूगोस्लाविया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ये अनेक गणराज्यों में विघटित हुए। तिब्बत की जनसंख्या चीन के प्रभाव के कारण प्रभावित हुई, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग भारत में प्रवास कर गए। इसी के साथ ही साथ अगर देखा जाए हाल के समय में तो म्यांमार में रोहिंग्या का पलायन हुआ, रूस और यूक्रेन युद्ध में बहुत सारे लोग वहाँ से पलायन किए। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता होती है, जो राजनीतिक कारक होते हैं, ये भी जनसंख्या को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। इसको देखते हैं। किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र में निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कोई एक निश्चित क्षेत्र हो, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक निश्चित क्षेत्र है, निश्चित अवधि का मतलब मान लेते हैं कि एक वर्ष, इसको अगर मान लिया जाए 2001 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय, तो इस क्षेत्र में जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ वही जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। अगर बड़े पैमाने पर देखते हैं, भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में 2001 में जनसंख्या क्या था। भारत के संदर्भ में अगर लेते हैं तो भारत में 2001 की जनसंख्या से लेकर के भारत एक निश्चित एरिया हो गया, भारत का एक निश्चित एरिया हो गया। अब 2001 में जनसंख्या क्या थी और 2011 में जनसंख्या क्या रही भारत की। अगर इन 10 वर्षों में एक निश्चित समय यानी 10 वर्षों में जनसंख्या में जो परिवर्तन हुए वही क्या कहलाए, जनसंख्या वृद्धि कहलाया। यानी कि इन वर्षों में अगर देखा जाए तो 18.18 लाख करोड़ लोगों की जनसंख्या में वृद्धि पाई गई। तो ये कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। यानी 2001 में जब भारत की जो जनसंख्या थी, वो भारत की जनसंख्या थी 2001 में 102.7 करोड़, 2011 में 121.02 करोड़। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ 10 वर्षों में, वो परिवर्तन हुआ 18.18 करोड़ का। तो ये भारत में जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ ये जनसंख्या वृद्धि कहलाया। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या, यदि किसी निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में वृद्धि होती है तो इसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। इसके विपरीत निवासियों की संख्या में कमी आती है तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इसको आगे अभी और हम डिटेल में समझेंगे। आगे देखते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर। यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यानी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जिसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जनसंख्या में जो वृद्धि होता है वो जनसंख्या की जो वृद्धि है उसमें देखते हैं पहले प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है। किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र का प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी अगर कोई एक निश्चित क्षेत्र है, मान लेते हैं ये कोई निश्चित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई 2 समय अंतराल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 2001 से लेकर के 2011, इस दौरान जन्म और मृत्यु में कितना डिफरेंसेस आया वही वहाँ का प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगा। यानी प्राकृतिक वृद्धि बराबर होता है जन्म कितना हुआ उस क्षेत्र में, जन्म में से अगर मृत्यु निकाल देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे करते हैं इसको देखते हैं।
वास्तविक वृद्धि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना करने के लिए मान लेते हैं ये कोई निश्चित क्षेत्र है। इस निश्चित क्षेत्र में हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना करना चाहें तो यहाँ पे कितने लोग जन्म लिए, सबसे पहले उस जन्म में से जितने लोग की मृत्यु हुई उसको निकाल देंगे। अब इस क्षेत्र में बाहर से भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। यहाँ पे अगर लोगों को आकर्षित करने का अगर कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे अच्छा रोजगार हो, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा हो, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ भी सकते हैं। तो इस क्षेत्र में आने वाले लोग होंगे वो उसको प्लस से दर्शाएंगे आप्रवास। आप्रवास मतलब कि जो लोग इस जगह पर आकर के बसे तो वो आप्रवास हुआ। और यहाँ से कुछ लोग जा भी सकते हैं विभिन्न जगहों पर, तो जो लोग गए उसको उसमें से घटा देंगे। यानी वास्तविक वृद्धि की गणना करने के लिए उस एरिया में कितना जन्म हुआ, उस जन्म में से उस दौरान लोगों की मृत्यु कितनी हुई उसको निकाल देंगे। उसमें आप्रवासियों की संख्या जोड़ करके जो वहाँ से उत्प्रवास हुआ, जो वहाँ से लोग बाहर गए उसको निकाल देंगे, तो ये हमारी वास्तविक वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार देखते हैं वास्तविक वृद्धि का जो सूत्र है, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। अब देखते हैं कि जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि क्या होता है। यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। धनात्मक वृद्धि दो धनात्मक वृद्धि कैसे होगी। मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर जन्म जो है एक निश्चित समय में जन्म अगर ज़्यादा हुआ मृत्यु से, तो जाहिर सी बात है अगर जन्म ज़्यादा हुआ मृत्यु से, मान लेते हैं कि एक वर्ष में इस क्षेत्र में मान लेते हैं कि 100 व्यक्तियों का जन्म हुआ और इस दौरान मरने वालों की संख्या मान लेते हैं कि 50 हुई, तो जन्म ज़्यादा हुआ मृत्यु कम हुआ, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि हुई। दूसरा कारण है कि जनसंख्या वृद्धि का दूसरा कारण है कि जन्म के साथ ही साथ अगर इस पर्टिकुलर एरिया में प्रवासियों की संख्या अगर ज़्यादा आ गई, बाहर से लोग आ गए यहाँ पर रोजगार के लिए, पढ़ाई करने के लिए और अन्य किन्हीं कारणों से आकर के यहाँ पर रहने लगे, तो भी जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि पाई जाती है। यानी जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जनसंख्या में जन्म दर बढ़ जाए और मृत्यु दर घट जाए। मतलब कहने का मतलब है कि जब जन्म दर बढ़ जाए मृत्यु दर की तुलना में तो धनात्मक वृद्धि होगा। दूसरा, अप्रवासियों की संख्या ज़्यादा हो उत्प्रवासियों की तुलना में, तो वैसे क्षेत्रों में जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि। जब दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। अब मान लेते हैं कि ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जन्म लेने वालों की संख्या मान लेते हैं किसी वर्ष में 50 है और मरने वालों की संख्या 60 हो जाए, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि वहाँ पर दर्शाई जाएगी। मृत्यु कई बार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, कई बार मानव जनित आपदाओं की वजह से मृत्यु दर ज़्यादा हो सकता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया तो उस पर्टिकुलर ईयर में मरने वालों की संख्या उस साल में कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई गई। तो ऐसे भी वैसे क्षेत्रों में जहाँ पर जनसंख्या में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर ज़्यादा हो जाए। दूसरा, वहाँ से उस पर्टिकुलर ईयर से बहुत सारे लोग बाहर की तरफ उत्प्रवास कर जाएं, यानी कि जो बाहर जाने वालों की संख्या ज़्यादा हो आने वालों की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में भी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होगी। कहने का मतलब है कि यदि जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर बढ़ जाए अथवा उस जगह में उत्प्रवास अधिक हो जाए प्रवास की तुलना में, तो ऐसे पर्टिकुलर एरिया में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि पाई जाएगी या उस देश में
किसी देश में इसी तरह की घटनाएं होती हैं तो उस देश में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि पाई जाएगी। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। यहाँ पे आप ध्यान देना है कि जनसंख्या परिवर्तन में जनसंख्या में परिवर्तन जो होता है उसके कौन कौन से 3 घटक हैं। अभी हमने ऊपर देखा जन्म, एक तो जन्म किसी स्थान पर जन्म अगर ज़्यादा होगा मृत्यु की तुलना में तो धनात्मक वृद्धि होगी, तो यानी जनसंख्या में परिवर्तन का एक घटक हुआ। दूसरा मृत्यु किसी क्षेत्र में अगर ज़्यादा हो जाए, किसी पर्टिकुलर एरिया में मरने वालों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए जन्म लेने वाले की तुलना में किसी निश्चित समय अवधि में, तो भी जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाएगा। और तीसरा है प्रवास। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग आकर के रहने लगें या यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर निकल के जाने लगें, तो ये कारण भी कहीं ना कहीं जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। यानी जनसंख्या परिवर्तन के घटक ये कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, या 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, उसका नाम बताइए। तो आपको ध्यान रखना होगा जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म है, मृत्यु है तथा प्रवास है। नेक्स्ट प्रजनन अथवा जन्म दर। इसको हम समझते हैं कि जन्म दर प्रजनन होता क्या है। अगर प्रश्न पूछा है कि प्रजनन से आप क्या समझते हैं, तो प्रजनन का अभिप्राय होता है जन्म से। आपको सीधे सीधे आंसर देना है। प्रजनन का जो तात्पर्य है वो जन्म से है। प्रजनन की गणना करने की कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे अशोधित जन्म दर है, प्रजनन अनुपात है, शिशु महिला अनुपात है, सामान्य प्रजनन दर है, आयु विशिष्ट जन्म दर है, पुनरुत्पादन प्रतिस्थापन दर है। इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर होता क्या है कि 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे अशोधित जन्म दर कहते हैं। इसका सूत्र होता है CBR = B/P × 1000। CBR यानी क्रूड बर्थ रेट, B मतलब बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, P यानी एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। यहाँ पर B का मतलब हो गया वर्ष के दौरान जीवित जन्म, यानी कि किसी 1 वर्ष के दौरान जो जीवित जन्म है वो उसको दर्शा रहा है। वहीं P मतलब उस क्षेत्र की मध्य वर्ष की जनसंख्या क्या थी। नेक्स्ट है मृत्यु दर। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको परिभाषा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1953 में मृत्यु की परिभाषा दी। इनके अनुसार जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों के अस्थायी रूप से लोप हो जाने को मृत्यु कहते हैं। यानी यूएनओ की परिभाषा के अनुसार जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों के अस्थायी रूप से लोप हो जाने को मृत्यु कहते हैं। जन्म दर की भांति मृत्यु दर को भी मापने की कई विधियां हैं, परंतु सबसे आसान और लोकप्रिय विधि है अशोधित मृत्यु दर। इसको देखते हैं अशोधित मृत्यु दर क्या होता है। अशोधित मृत्यु दर को प्रेजेंट किया जाता है CDR से। CDR = D/P × 1000, यानी कि 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। इसमें CDR यानी क्रूड बर्थ रेट, D यानी नंबर ऑफ डेथ्स और P यानी एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। यानी D मौतों की संख्या कितनी हुई और P उस वर्ष की अनुमानित मध्य वर्ष की जनसंख्या क्या रही। यानी CDR का मतलब हो गया कि 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है प्रवास। देखते हैं कि जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्थान ये है, ये B है, और कोई व्यक्ति है जो यहाँ से यहाँ जाकर के बस रहा है, तो इसको हम प्रवास की संज्ञा से अभिहित करते हैं, यानी कि ये प्रवास है। आगे देखते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो उद्गम क्षेत्र होता है,
दूसरा होता है गंतव्य स्थान होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उद्गम क्षेत्र क्या होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसको बोलते हैं उद्गम स्थान, और गंतव्य स्थान जिस स्थान पर आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो दो चीज़ें हैं, एक तो होता है उद्गम स्थान, उद्गम, दूसरा गंतव्य। उद्गम स्थान का मतलब हो गया कि उत्प्रवासी, यानी कि ये कहीं ना कहीं उत्प्रवास को रिप्रेजेंट करता है, उत्प्रवासी। और गंतव्य स्थान ये अप्रवासी को रिप्रेजेंट करता है। यानी उद्गम स्थान से उत्प्रवास होता है। यानी वह गया, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं कि ये दो स्थान है, ये ए व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये के लिए ये जो पर्टिकुलर स्थान है वो उसके लिए उद्गम स्थान हो जाएगा, और ये यहाँ के लिए उत्प्रवासी होगा, इस स्थान के लिए उत्प्रवासी हो जाएगा। वहीं अप्रवास का मतलब हो गया कि ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर स्थान पर जब आया यहाँ से, तो यहाँ के लिए वो अप्रवासी हो गया। यानी अप्रवासी मतलब अर्थात वह आया, ये अप्रवासी हो गया इस स्थान के लिए, और यहाँ के लिए वो उत्प्रवासी हो गया। एक ही व्यक्ति एक स्थान के लिए उत्प्रवासी हो सकता है, दूसरे स्थान के लिए अप्रवासी हो सकता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, साउथ अफ्रीका 1893 ईस्वी में जाते हैं, तो महात्मा गांधी ये मान लेते हैं इंडिया है, इंडिया से ये गए साउथ अफ्रीका, तो यहाँ के लिए ये उत्प्रवासी हुई, इंडिया के लिए गांधी जी इंडिया के लिए उत्प्रवासी हुए तथा साउथ अफ्रीका के लिए वो अप्रवासी हो गए। यानी कि जो प्रवास होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। जैसे ए स्थान है, बी स्थान है, यहाँ से यहाँ कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे प्रवास कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि सिवान या छपरा से कोई व्यक्ति जाकर के मुंबई में जॉब करता है, या झारखंड के डाल्टनगंज से कोई व्यक्ति जाकर के नई दिल्ली में जॉब कर रहा है, या उत्तर प्रदेश के बलिया आजमगढ़ से जाकर के लुधियाना में कार्य कर रहा है, तो वो व्यक्ति का प्रवास हो रहा है, और उस पर्टिकुलर स्थान पे जहाँ से वो निकल रहा है वो उसका उद्गम क्षेत्र हो गया, यानी वहाँ के लिए वो उत्प्रवासी हो गया, और जहाँ पर जा रहा है वहाँ के लिए वो अप्रवासी हो गया, यानी गंतव्य स्थान हो गया। प्रवास जो होते हैं अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं, मौसमी होते हैं। कई बार प्रवास अस्थाई होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग किसी स्थान पर रोजगार के लिए जाते हैं और उसी स्थान पर बस जाते हैं। अस्थाई प्रवास भी होता है, जैसे कुछ समय के लिए गांव से लोग जॉब के लिए शहरों में जाते हैं, और जैसे ही बारिश का मौसम आता है, खेतों में बुआई का समय आता है, तो अपने गांव में पुनः लौट आते हैं, और धान वगैरह की खेत लगाने, धान का खेत में रोपने के बाद वो पुनः जब खाली समय होता है फिर जाकर के वो रोजगार के लिए चले जाते हैं। वहीं मौसमी भी प्रवास होता है। मौसमी प्रवास में कई जनजातियां हैं जो मौसमों के अनुरूप प्रवास करती हैं, जिसको ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे गुज्जर हो गया, बकरवाल हो गया, ये लोग गर्मी के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों पर चले जाते हैं, और ठंडी का मौसम जब आता है तो वहाँ से वो घाटियों में उतर आते हैं। तो प्रवास के जो मुख्य प्रकार हैं, प्रवास के जो मुख्य प्रकार को देखा जाता है तो गांव प्रवास जो होता है गांव से गांव में होता है। ये ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। लड़कियों की शादी होने के बाद वो एक गांव से दूसरे गांव में चली जाती हैं, तो ये संख्या भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये ज़्यादा है। गांव से नगरों की तरफ प्रवास ये पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है।
नगर से नगर प्रवास तथा नगर से गांव में प्रवास, ये 4 प्रवृत्तियां हैं प्रवास की। गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव। गांव से गांव में प्रवास ज़्यादातर स्त्रियों में पाया जाता है। गांव से नगर में प्रवास पुरुषों में पाया जाता है। ज़्यादातर रोजगार के लिए एक गांव से निकल करके व्यक्ति नगरों में जाते हैं। तथा नगर से नगर, नगर से नगर में प्रवास जब कोई व्यक्ति मान लेते हैं उस व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर शहर में अगर जॉब वो कर रहा है, उसके अपनी स्किल के अनुरूप उसको वेतन नहीं मिला, उसे अच्छा वेतन अगर किसी दूसरे शहर में मिलने लगेगा तो वहाँ से वहाँ दूसरे नगर में प्रवास कर जाएगा। नगर से गांव में प्रवास कई बार यूरोपियन कंट्रीज़ में अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर नगरों से गांव की तरफ प्रवास की प्रवृत्ति पाई जा रही है। भारत के संदर्भ में भी देखेंगे तो कई बार नगर से गांव की तरफ प्रवास होता है। कोरोना काल में आप अभी हाल ही का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोरोना काल के समय में लोग नगरों को छोड़ करके गाँव की तरफ मूव कर गए थे। इसके बाद आप्रवास देखते हैं। आप्रवास क्या होता है? इन माइग्रेशन, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो आप्रवासी होते हैं। जैसे ये ए स्थान है, बी स्थान है, और ये मान लेते हैं कि श्याम है। श्याम यहाँ से ए से बी स्थान पे गया तो बी स्थान के लिए श्याम आप्रवासी हो जाएगा। वही श्याम ए स्थान के लिए उत्प्रवासी हो जाएगा, आउट माइग्रेशन, यानी कि ये बाहर की तरफ गया। ए स्थान से श्याम बी स्थान पर गया तो बी स्थान के लिए श्याम आप्रवासी यानी इन माइग्रेशन किया, बी स्थान के लिए वो आप्रवासी हुआ। वहीं ए स्थान के लिए वो उत्प्रवासी हो गया। लोग बेहतर आर्थिक सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह हैं। एक है प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर, और दूसरा है अपकर्ष कारक यानी कि पुल फैक्टर। ये 2 कारक हैं जो व्यक्ति को प्रवास करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर क्या है। प्रतिकर्ष कारक वे कारक हैं जो किसी व्यक्ति को वहाँ से जाने के लिए पुश करता है। पुश करते हैं धक्का लगाता है। धक्का लगाने का मतलब यहाँ पे हाथ से धक्का लगाना नहीं, बल्कि उसके मस्तिष्क में चलने वाला जो अंतर्द्वंद है कि वह उस स्थान पर क्यों रह रहा है, वो स्थान पर रहने का कारण क्या है, और अगर उससे बेहतर जीवन किसी दूसरी जगह पर मिल रहा है तो वहाँ पर क्यों नहीं जा रहा है। तो इस तरह उसका खुद का जो है मस्तिष्क उसको प्रेरित करता है। साथ ही साथ समाज के लोग भी उसको प्रेरित करते हैं कि वो ऐसे स्थानों पर जहाँ पर बेरोजगारी है, रहन सहन का निम्न दशाएँ हैं, राजनीतिक उपद्रव आए दिन होते रहते हैं, जहाँ की जलवायु प्रतिकूल है, प्राकृतिक विपदाएँ आती रहती हैं, जहाँ पर महामारियाँ हों, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति हो, वैसे स्थानों से अगर किसी व्यक्ति को मौका मिलता है तो अच्छे बेहतर जीवन के लिए दूसरी जगहों पर वो जाता है। तो ये जो कारक हैं वो व्यक्ति को प्रतिकर्षित करते हैं यानी पुश करते हैं उस जगह को छोड़ने के लिए। तो पुश फैक्टर के अंतर्गत नेगेटिव जितने भी फैक्टर हैं वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि पुश फैक्टर में क्या क्या आएगा। जैसे बेरोजगारी हो गया, रहन सहन की निम्न दशाएँ होंगी, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएँ, महामारियाँ, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण हैं। वहीं अपकर्ष कारक में अगर हम देखेंगे तो अपकर्ष कारक के अंतर्गत जो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, पुल करते हैं वहाँ पर जाने के लिए, बसने के लिए, रहने के लिए, जैसे काम का बेहतर अवसर अगर किसी को व्यक्ति को मिल रहा है, रहन सहन की अच्छी दशाएँ हैं, वहाँ की शांति, अस्थायित्व है, जीवन संपत्ति की सुरक्षा है, अनुकूल जलवायु है, तो लोग अपने उद्गम स्थान को छोड़ करके अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।